इमेजिन करो एक सीन कि आपने पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कर लिया, सारा का सारा एक बार दोबारा रिवाइज भी कर लिया और अच्छे से सारी हेडिंग्स लर्न भी कर ली। लेकिन एग्जाम हॉल में जाने के बाद या तो आपको आंसर लिखना ही नहीं आया या फिर आप कंफ्यूज हो गए कि कैसे आंसर को लिखा जाए ताकि टीचर इम्प्रेस होके आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे दे और आप हाई स्कोर कर पाओ बोर्ड एग्जाम्स में। तो यही होता है जब हम कंसेप्ट समझ लेते हैं लेकिन आंसर लिखने का प्रॉपर फॉर्मेट ही नहीं आता। हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स विद नव, जहां हम अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज को बनाते हैं बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग, और साथ ही साथ हम आपको देते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्कोर हाई इन द एग्जाम्स। तो अब ध्यान से सुनना, ये है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात। आज के वीडियो में मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, ये आप बिजनेस स्टडीज के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स में भी यूज कर सकते हैं। पर इस वीडियो का जो फोकस है वो बिजनेस स्टडीज इसलिए है क्योंकि बिजनेस स्टडीज ना एक 100% थ्योरी सब्जेक्ट्स है। तो जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको आंसर राइटिंग के बताऊंगी वो ज्यादातर थ्योरी सब्जेक्ट्स में यूज होते हैं, इसलिए बिजनेस स्टडीज मेन फोकस पॉइंट है। लेकिन आप इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए भी यही टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करके हाई स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू स्कोर हाई इन बिजनेस स्टडीज विच ऑल्सो वर्क्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी 7 स्मार्ट टिप्स टू राइट आंसर्स कि आप अपने थ्योरी के पेपर को, स्पेशली बिजनेस स्टडीज को, कैसे अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। तो हम 7 टिप्स डिस्कस करेंगे आज। पर एंड में आपके लिए मैंने एक बोनस टिप भी रखी हुई है, तो अगर आप वो बोनस टिप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं कौन सी 7 टिप्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट टिप है वो है यूज द ही फॉर्मूला, HEE वाला ही फॉर्मूला। उसके बाद सेकेंड टिप है राइट इन बुलेट पॉइंट्स। थर्ड इज अंडरलाइन द की वर्ड्स। फोर्थ वन इज डायग्राम्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ। पांचवे में हम डिस्कस करेंगे कि केस स्टडी, अगर क्योंकि हमारी बिजनेस स्टडीज में ज्यादातर क्वेश्चन केस स्टडीज वाले ही आते हैं, तो इन केस स्टडीज को कैसे टैकल किया जाए क्योंकि बच्चे ज्यादातर इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो केस स्टडी को कैसे अच्छे से सॉल्व किया जाए। सिक्स्थ जो टिप है वो रिलेटेड है कि कैसे इंट्रोडक्शन दी जाए और कैसे कंक्लूजन लिखा जाए एंड में ताकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्रेजेंटेबल लगे। सेवंथ इज प्रैक्टिस करना क्वेश्चन राइटिंग विद PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए एक एक करके हम इन टिप्स को अब डिटेल में देखते हैं। सो द टिप नंबर 1 इज ही फॉर्मूला। ही HEE वाला ही फॉर्मूला, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? H stands for heading, E stands for explanation and the second E stands for example। तो अब ये है क्या? तो जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखने बैठो ना, तो आपके दिमाग में ये ही फॉर्मूला याद होना चाहिए और आप इसी स्ट्रक्चर में एक आंसर को लिखोगे तो आप एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे से लिख भी पाओगे और अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। तो अब इसे हम कैसे यूज करेंगे, इसे हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आपको 3 फीचर्स लिखने हैं मैनेजमेंट के। 3 फीचर्स पूछे गए हैं, तो आप 3 फीचर्स ही लिखोगे। आप ज्यादा स्कोर करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, 6-7 फीचर्स लिखाते हैं। नहीं, आप 3 ही लिखोगे, लेकिन आप 3 फीचर्स ही ऐसे लिखोगे कि टीचर आपके आंसर से इम्प्रेस हो जाए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग। तो 3 फीचर्स, आपने 6-7 फीचर्स लर्न किए होंगे, तो आप पहले सोचोगे कि कौन से 3 फीचर्स किए थे। मान लो आप 3 फीचर्स लिख लियो, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, management is a goal oriented process, second one is management is a continuous process, and third one is management is a pervasive function। ठीक है, ये आपने 3 हेडिंग्स सोच ली। उसके बाद तो पहले आपने लिखी हेडिंग, कौन सी हेडिंग? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, हेडिंग लिखी। उसके बाद सेकंड ई क्या है? एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन ये नहीं 7-8-9-10 लाइंस भरी जानी है या आधा आधा पेज, पूरा पूरा पेज एक ही पॉइंट की एक्सप्लेनेशन करो, नहीं। सिर्फ 2 या 3 लाइंस में आप एक्सप्लेन करोगे इसे, और वो 2-3 लाइंस ऐसी होनी चाहिए जो आपके इस गोल ओरिएंटेड प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दे। आलतू फालतू की बातें नहीं लिखनी।
वो 2-3 लाइन्स ऐसी हो कि एग्जामिनर को अच्छे से पता लग जाए कि हाँ, इसका मतलब गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ही है, आपने यही फीचर एक्सप्लेन किया है। तो आप एक्सप्लेनेशन में ऐसे लिख सकते हैं, मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, द गोल्स मस्ट बी स्पेसिफिक एंड क्लियरली डिफाइंड। तो ये आपने क्या किया, 2 लाइन्स लिखी, ये 2 लाइन्स ने मतलब बता दिया। पहली लाइन का मतलब हुआ कि मैनेजमेंट ये कोशिश करती है कि जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन में किया जाए वो गोल्स अचीव करने में हेल्प करे। दूसरी लाइन में हमने ये लिख दिया कि गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए और क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। तो ये 2 लाइन्स ने ही अच्छे से इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये आपने लिखना है एक्सप्लेनेशन में। और फिर अगर आपको लगता है कि आप इस पॉइंट में कोई एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, कोशिश करना कि 1 या 2 लाइन में एग्जाम्पल जरूर लिख के आना जहां पे भी आप ऐड कर सकते हो। इससे आपके तो कंसेप्ट और क्लेरिफाई होंगी होंगे और साथ में एग्जामिनर को भी ऐसा लगेगा कि ये स्टूडेंट ने रट्टा नहीं लगाया हुआ, इसको अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी है। तो आप एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल में आप ऐसे लिख सकते हो कि एक मैनेजमेंट फर्म नेक्स्ट 6 मंथ्स में एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। उसने अपनी सारी एक्टिविटीज को R&D, फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स में इस तरीके से डिवाइड कर दिया ताकि 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो फोन को लॉन्च कर पाए और अपनी डेडलाइन मीट कर पाए। तो इससे पता लग गया कि 6 महीने का टारगेट सेट है, एक्टिविटीज हमने डिवाइड कर दी ताकि 6 महीने में एक स्मार्टफोन लॉन्च हो पाए। तो ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, कुछ लर्न नहीं करना पड़ा, लेकिन इस एक एग्जाम्पल ने आपको तो क्लैरिटी दी दी, साथ में एग्जामिनर को भी दे दी कि इस बच्चे को अच्छे से कंसेप्ट की नॉलेज है। तो कोशिश करो कि जहां पे एग्जांपल्स ऐड कर पाओ, ऐसे जर्नल एग्जांपल्स वहां पे जरूर ऐड करके आओ। तो आपने हर क्वेश्चन को ऐसे लिखना है। फिर आप दूसरी हेडिंग लिखोगे अपनी, ऑल परवेसिव फंक्शन, उसकी एक्सप्लेनेशन, साथ में एग्जाम्पल, उसके बाद कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की लिख दोगे और उसके बाद एग्जाम्पल, या कोई भी 3 फीचर्स जो आप लिखना चाहते हो। ये मैंने एग्जाम्पल पर्पसेस के लिए आपको एक फीचर लिख के बता दिया। तो ये गोल ओरिएंटेड क्या हुई हेडिंग, विच इज H। सेकंड E से क्या हुआ, एक्सप्लेनेशन, 2-3 लाइन की अच्छी से क्रिस्प एक्सप्लेनेशन जो आपकी उस हेडिंग को एक्सप्लेन करे अच्छे से। और थर्ड आपने दे दी एक एग्जाम्पल। तो ये ही फॉर्मूला, HEE वाला ही फॉर्मूला याद रखना है कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते। तो अब हम इसके साथ बढ़ते हैं हमारी सेकंड टिप की तरफ, वो है यूज बुलेट्स पॉइंट। ये जो मैं आपको अब ये टिप्स भी समझा रही हूँ, इसमें भी आप देखोगे कि जो मैंने ये एक्सप्लेनेशन लिखी है, ये मैंने बुलेट पॉइंट्स यूज किए हैं। क्योंकि अगर मैं इसको पैराग्राफ में लिख देती ना तो आपको पता नहीं लगता कि मैंने क्या लिखा है, या फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखे ना, आप इसको जल्दी से जल्दी रीड भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो। तो ऐसे ही आपने कोशिश करनी है कि आप अपने पेपर में भी पैराग्राफ, बल्कि पैराग्राफ मतलब बड़े बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लग के आओगे, बुलेट पॉइंट या छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखोगे, जिससे कि एग्जामिनर इजीली उसको रीड भी कर पाएगा और समझ भी पाएगा कि आपने लिखा क्या है अपने आंसर में। जैसे इसे भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने पढ़े हैं 3 ऑब्जेक्टिव्स। कौन से 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे? एक पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा हमने पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और तीसरा हमने पढ़ा था पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। और फर्दर भी हमने इनके 3-3 4-4 पॉइंट्स कवर किए थे 3 से 4 पॉइंट्स तीनों के ही। तो आपने ये नहीं करना कि आप पैराग्राफ में लिखने लगे कि देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, पर्सनल, फिर साथ में ही मतलब कोई लाइन नहीं छोड़ी, कोई हेडिंग नहीं, साथ ही लिख दिया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर दिस, और फर्दर पॉइंट्स भी आपने साथ ही लिखने शुरू कर दिए। नहीं, आप इसे ऐसे अटेम्प्ट करोगे, ऐसी ऑब्जेक्टिव्स की हेडिंग लिख के आप ऐसे 3 हेडिंग्स डाल के लिखोगे ऐसे। फिर आप फर्स्ट हेडिंग लिख के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की हेडिंग दोगे, साथ में एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी, बाकी के पॉइंट्स अच्छे से बुलेट पॉइंट्स बना के लिखोगे। और अगर कोई एग्जाम्पल लिख पाए तो वही ही फॉर्मूला यूज करके एग्जाम्पल लिखोगे। फिर सोशल में भी ऐसे ही करोगे, सोशल की हेडिंग नीचे लिखोगे, उसके बाद उसके
2 लाइन में एक्सप्लेनेशन, फिर जो पॉइंट्स 3-4 कवर किए हैं उन्हें बुलेट पॉइंट्स बना के लिखोगे और फिर एक छोटी सी एग्जांपल। और सेम वे में आप पर्सनल को भी लिखोगे, तो आप बुलेट पॉइंट्स बनाओगे। इससे क्या होगा, टीचर को अच्छे से हेडिंग देके पता लग जाएगा, अच्छा ये 3 पॉइंट्स है। उसके बाद बुलेट पॉइंट से ये देखेगा, अच्छा फर्दर इसमें ये पॉइंट्स है। तो उसको अंदर जाके उसको रीड नहीं करना पड़ेगा एक एक लाइन से, उसको दिखेगा। आपका क्या मतलब होना चाहिए कि टीचर को पढ़ना ना पड़े, आपके पेपर के अंदर जाना ना पड़े, आपका आंसर ही ऐसा हो कि वो खुद ब खुद उसकी आंखों के सामने आए, उसको फटाफट दिखे, अच्छा ये रहा ये पॉइंट, ये रहा ये पॉइंट। उसको नहीं मेहनत करनी पड़े आपका आंसर पढ़ने के लिए। आप खुद ही इतनी मेहनत करो अपना आंसर लिखने में कि आपका आंसर खुद ही टीचर के सामने एकदम अच्छे से आ जाए। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड टिप की तरफ, वो है अंडरलाइन द की वर्ड्स। बिजनेस स्टडीज में ना क्या होता है, बिजनेस स्टडीज क्या, कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, कीवर्ड्स होते हैं। तो अगर आप उन कीवर्ड्स को या उन डेफिनेशन में उन टर्म्स को मार्क करके आते हो ना पेंसिल के साथ, तो टीचर उन वर्ड्स को अच्छे से देख पाता है, और कीवर्ड से वो जल्दी इंप्रेस हो जाता है और आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो आपने उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आना है। सेम बात कि टीचर को आपके पेपर के अंदर जाके ना ढूंढना पड़े कि कहाँ कौन सी चीज कहाँ पे लिखी है, आपका पेपर खुद ही उसके सामने वो चीजें रख दे जो वो देखना चाहता है। क्योंकि कहाँ आपने अगर कीवर्ड्स मार्क किए हैं, जैसे एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। मान लो आपसे पूछा गया है डिफाइन मैनेजमेंट, ठीक है, और आपने लिखा मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स done. Management is the process of getting things done and achieving goals effectively and efficient। ठीक है, आप ये लिखा है। लेकिन अगर आपने डेफिनेशन तो ऐसे ही लिखी सेम टू सेम, लेकिन पेंसिल के साथ प्रोसेस को अंडरलाइन किया, इफेक्टिवली को अंडरलाइन किया और एफिशिएंटली को, क्योंकि यही 3 कीवर्ड्स थे। तो अब टीचर को पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़नी पड़ेगी। वो देखेगा अच्छा प्रोसेस भी लिखा हुआ है, इफेक्टिवली भी लिखा है, एफिशिएंटली भी लिखा है। तो अब उसको अंदर जाके नहीं पढ़ना पड़ा, एक एक वर्ड नहीं पढ़ना पड़ा, आपके आंसर ने ही टीचर को दूर से बता दिया कि यही 3 कीवर्ड्स थे डेफिनेशन में और मैंने तीनों के तीनों लिखे हैं। तो इससे एग्जामिनर जल्दी उन की पॉइंट्स को स्पॉट कर पाएगा, देख पाएगा, और आपके हाई स्कोर करने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमारी टिप नंबर 4 है ऐड डायग्राम्स और फ्लो चार्ट। तो इकोनॉमिक्स में तो भर भर के डायग्राम्स होती हैं, ठीक है, और जहां डायग्राम नहीं होती ना वहां पे हम फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कोई प्रोसेस लिखनी है, सिंपल सा फ्लो चार्ट बना लिया, जैसे इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं तो पहले फ्लो चार्ट में सारे पॉइंट्स लिख दिए। और ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जैसे 5 मार्क्स या 6 मार्क्स या 5 स्टेप्स है किसी क्वेश्चन में, 6 स्टेप्स है, उसके लिए ये बेटर होता है। क्योंकि अगर आप पहले लिख देते हो ना फ्लो चार्ट बना के, तो एक तो आपकी आंसर की प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, दूसरा एग्जामिनर भी एक जगह देख लेता है कि हाँ इसको सारी की सारी हेडिंग्स और सारे के सारे पॉइंट्स याद है, जिससे आंसर भी स्मार्ट दिखता है, जगह भी बच जाती है और मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। जैसे मान लो ये आपकी शीट है, ये आपकी एग्जामिनेशन शीट है, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आप कैसे लिखोगे, आप आंसर लिखे, हेडिंग डालोगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, और शीट के राइट हैंड साइड आप 3 जो हमारे लेवल्स होते हैं ऐसे करके ट्राइंगल में फ्लो चार्ट बना दोगे। पहले होता है टॉप लेवल, ठीक है, फिर आता है मिडल, और नीचे हमारा क्या आता है, सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल। तो आप राइट हैंड साइड ऐसे लिख के, और इधर आप हेडिंग डाल के टॉप लेवल लिख के उसकी एक्सप्लेनेशन दोगे, फिर सेकंड में मिडल लिख के उसकी एक्सप्लेनेशन या फंक्शंस, और थर्ड में सुपरवाइजरी लिख के वो। तो आपको ये डायग्राम्स ना सेंटर में नहीं बनानी,
ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायग्राम या फ्लो चार्ट बोल दिया तो वो सेंटर में बनाए। अब देखो, अगर ये ही डायग्राम मैंने सेंटर में बना दी, जगह आपकी उतनी गई, और ये जो साइड पे खाली खाली रह गया ना, इससे पड़ता है नेगेटिव इंप्रेशन, और टीचर को लगता है कि शायद इसने स्पेस फिल करने के लिए बनाया, और ये खाली खाली अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे नहीं बनाना, ऐसे बनाना है, साइड पे छोटा सा फ्लो चार्ट बनाओ और इधर एक्सप्लेनेशन लिखो। इससे आपकी स्पेस भी कवर हो जाएगी और आपका क्वेश्चन इंप्रेसिव भी लगेगा। तो ऐसे छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स को ऐड करने की कोशिश करो, लेकिन इस वे से सेंटर में मत करो। जहां पे साइड पे कर सकते हो वहां पे करो, सेंटर में तभी करो जब आपको लगता है कि आपका फ्लो चार्ट या आपकी डायग्राम इतनी बड़ी है कि वो पूरी की पूरी इस स्पेस को कवर कर देगी, ना कि सिर्फ सेंटर पोर्शन करेगी और साइड्स पे खाली खाली रहेगा, क्योंकि ऐसे नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन अगर आपने इस वे में सिस्टमेटिकली किया हुआ है तो आपके चांसेस हाई स्कोर करने के और ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारी टिप नंबर 5 की तरफ, एड इंट्रो एंड कंक्लूजन। तो कोई भी आप क्वेश्चन लिखो तो सबसे पहले आपने लिखनी है उसकी इंट्रोडक्शन, एक या दो लाइन में। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है, और एंड में आपने एक लाइन में कंक्लूजन तो देना ही देना है। और इससे आपका क्वेश्चन ज्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। तो एक लाइन में डेफिनेशन दो कंसेप्ट की, इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो, डेफिनेशन या कंसेप्ट के बारे में एक लाइन में बताओ, और एक लाइन की समरी जरूर दो कि आपने क्या लिखा है ऊपर, जिससे क्वेश्चन वेल स्ट्रक्चर्ड लगेगा। वही मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर्ड लगेगा। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि कैसे अटेम्प्ट करना है। मैं सेम एग्जांपल लूंगी कि अगर आपसे फीचर्स पूछे गए हैं मैनेजमेंट के, मान लिए 3 फीचर्स ही पूछे हैं, ठीक है, तो आप सीधा फीचर्स नहीं लिखने लग जाओगे। पहला, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, दूसरा कॉन्टिन्यूस, तीसरा ऑल परवेसिव, सीधा नहीं लिखोगे। आप इंट्रो में क्या लिखोगे, आप पहले लिखोगे एक लाइन में मैनेजमेंट का मीनिंग, ठीक है, 1 लाइन में लिखोगे मीनिंग। उसके बाद आप फीचर्स की हेडिंग डाल के 3 फीचर्स लिखोगे, और फिर कंक्लूजन में एक एंड लाइन लिखोगे, मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, इट्स ऑल परवेसिव एंड अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मतलब जो आपने फीचर्स लिखे, उसी 3 फीचर्स को आपने एक लाइन में कैसे इजीली कवर कर लिया, वही 3 वर्ड्स को आपने लिख दिया। कैसे, मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का पॉइंट आ गया। एंड साथ में लिख दिया एंड इट इज अ ऑल परवेसिव फंक्शन एंड अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो आपने जो 3 फीचर्स लिखे उन्हीं को एक लाइन में एंड में कंक्लूड कर दिया। तो इससे आपका क्वेश्चन फुल फ्लेश तैयार हो गया, दिखने में भी सुंदर, समझने में भी इजी, और एग्जामिनर के लिए तो वेल इंप्रेसिव बन ही गया। तो आप क्वेश्चन को ऐसे ही इंट्रो के साथ, एक लाइन की इंट्रो के साथ और कंक्लूजन के साथ, एक लाइन या 2 लाइन का कंक्लूजन दे के ही लिख के आओगे। सीधा फीचर्स पूछे हैं या कोई इंपॉर्टेंस पूछी है तो सीधा ही वो ही नहीं लिखने लग जाओगे, थोड़ा सा ब्रीफली एक या 2 लाइन में जरूर डेफिनेशन या कंसेप्ट लिख के आओगे, और जो आपने लिखा है उसको एंड में एक लाइन में समरी की तरह लिख के आओगे, जैसे मैंने अभी आपको इस एग्जांपल से बताया। अब हम देखते हैं हमारी टिप नंबर 6, विच इज फॉलो केस स्टडी राइटिंग फॉर्मेट। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं, जब भी हमने कोई केस स्टडी सॉल्व करनी है तो ऐसे 3 स्टेप्स होते हैं। इन 3 स्टेप्स की हेल्प से ही हमने केस स्टडी सॉल्व करनी है। जैसे, पहले आप उस केस स्टडी को पढ़ोगे एक दो बार, फिर देखोगे कि कौन से कंसेप्ट की बात की गई है, और फिर आप आंसर लिखना शुरू करोगे, उस कंसेप्ट का नाम लिखे उसे एक लाइन में समझाओगे और अप्लाई करोगे। मतलब कि आप लिखोगे कैसे आपको पता लगा कि इस केस में इस चीज की बात की गई है। कंफ्यूज हो गए? नहीं होना, क्योंकि साथ साथ में हम एग्जाम्पल्स के साथ इजीली समझेंगे। समझने के लिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल केस स्टडी की ऐड की हुई है। चलिए अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे केस स्टडी सॉल्व करनी है। देखो, एनजीओ रन द फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव फॉर फ्लड अफेक्टेड एरियाज। एक एनजीओ है जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज है ना, वहां पे वो खाना पहुंचाता है डिस्ट्रिक्ट। तो ऑपरेशन हेड्स प्लान द शेड्यूल, जो ऑपरेशंस देखता है सारे, वो प्लानिंग करता है कि कैसे कैसे सारा काम होगा। फाइनेंस वाला बंदा
पैसे अरेंज करता है, और वॉलंटियर्स जो आना चाहते हैं, उस ड्राइव के साथ जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप्स में आते हैं और उन मील्स को प्लान पैक करते हैं और डिलीवर करते हैं। तो वो अपने प्लान को चेंज करते रहते हैं वेदर की कंडीशंस के हिसाब से। हो सकता है कि वेदर ऐसा है कि ज्यादा फ्लड्स नहीं है, तो उस हिसाब से थोड़ा प्लान बना लिया, तो वो अपना प्लान चेंज करते रहते हैं। एंड फोकस ऑन फीडिंग एटलीस्ट 1000 पीपल डेली, और उनका टारगेट ये है कि वो रोज 1000 लोगों को फीड करेंगे। तो आपको मान लो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इससे आपको कौन से फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पता लगते हैं। ठीक है, कौन से फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पता लगते हैं। तो आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, सारा पढ़ लिया, फिर आपने क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा फीचर्स देखने, फिर आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ोगे और दिमाग में ये रख के चलोगे। मान लो आपने 6-7 फीचर्स याद किए हुए हैं, आपके दिमाग में 6-7 फीचर्स है, तो अब आप उन 6-7 फीचर्स को दिमाग में रख के दोबारा केस स्टडी को रीड करोगे और देखोगे कि कौन से फीचर्स है, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप पढ़ते गए, तो आपने वॉलंटियर्स इन ग्रुप वाली चीज पढ़ी, तो आपको पता लग गया पहला फीचर तो ये है ग्रुप एक्टिविटी वाला, कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो एक फीचर पता लग गया। फिर दोबारा से पढ़ो, दे अडेप्ट द प्लान्स एज पर वेदर चेंजेस। मतलब अडेप्ट करना क्या, कि चेंज करते रहते हैं, वेदर के चेंज होने के साथ प्लान भी चेंज करते रहते हैं। तो ये हमने किस में पढ़ा था, डायनामिक फंक्शन में। तो आपको पता लग गया कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, ये दूसरा फीचर है। और अब तीसरा फीचर क्या होगा, तो अब तीसरा फीचर क्या होगा, दे फोकस ऑन फीडिंग एटलीस्ट 1000 पीपल डेली। रोज 1000 लोगों को खाना खिलाना। तो ये क्या हो गया, उनका टारगेट जो क्लियरली स्पेसिफाइड है। तो टारगेट सेट किस में करते हैं, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखा कितने इजीली आपने तीनों फीचर्स देख लिए। तो आप ये तीन कंसेप्ट देके फिर ग्रुप एक्टिविटी की 2 लाइन में एक्सप्लेनेशन लिखोगे, डायनामिक फंक्शन की 2 लाइन में एक्सप्लेनेशन लिखोगे, और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस की, और साथ के साथ आप लिखोगे कि आपको कैसे पता लगा। जैसे आपने ये लाइन लिख दी ग्रुप एक्टिविटी में, हेडिंग डाल के 2 लाइंस लिखने के बाद आप लिखोगे ये लाइन, केस स्टडी की रेफरेंस डाल के लिखोगे वॉलंटियर्स वर्क इन ग्रुप, तो आप इसे लिख दोगे। वैसे ही डायनेमिक फंक्शन में आप पहले हेडिंग लिखोगे, फिर 2 लाइंस की एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद केस स्टडी रेफरेंस लिख के आप लिखोगे अडेप्ट प्लान्स एज पर वेदर चेंजेस, ये लिख दोगे। और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का भी फीडिंग, फोकस ऑन फीडिंग एटलीस्ट 1000 पीपल डेली, तो ये हेडिंग डाल के एक्सप्लेनेशन लिख के ये केस रेफरेंस लिखोगे। तो आप साथ साथ में केस स्टडी की रेफरेंस भी दोगे, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपको ये फीचर्स कहाँ से मिले हैं। तो अगर आप ये दोगे ना, कई बार ऐसा होता है कि पूछे 3 होते हैं लेकिन एक केस स्टडी में 3 से ज्यादा फीचर्स होते हैं, जैसे 5 फीचर्स होते हैं। तो आपको वो 3 कहाँ से मिले, आप एग्जामिनर को बताओगे ना, तो आप वो लिख के आओगे केस रेफरेंस के साथ, जिससे आपका क्वेश्चन और भी ज्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा, दिखेगा। सो अब है हमारी 7th स्टेप, जो है प्रैक्टिस राइटिंग विद पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको रोज 1 से 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एटलीस्ट पिछले 5 सालों के पेपर उठाओ। मान लो बिजनेस स्टडीज की ही बात करें, पिछले 5 साल के पेपर नेट से निकालो, नेट पे आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, डाउनलोड करो। कोई चैप्टर कवर किया तो आप देखो उनमें से चैप्टर 1 के कौन से क्वेश्चंस हैं, तो रोज 1-2 क्वेश्चंस जरूर लिखने की प्रैक्टिस करो, ऊपर जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई हैं वो यूज करके। क्योंकि इन टिप्स एंड ट्रिक्स को देखना ना एक बात होती है, लेकिन अगर आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो आपको उन टिप्स एंड ट्रिक्स को नहीं याद रखना पड़ेगा, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि कोई क्वेश्चन आएगा आप ऑटोमेटिकली वैसे ही लिखना शुरू कर दोगे जैसे आपने प्रैक्टिस की होगी। केस बेस्ड क्वेश्चन की केस स्टडी की प्रैक्टिस करो, ये तो आप मेरे साथ मेरी वीडियो से भी अच्छे से कर सकते हो। जैसे आप वीडियो लगाई, पहले एक केस स्टडी देखी, तो मेरे सॉल्व करवाने से पहले पहले आप खुद उसकी प्रैक्टिस करो, अपने आंसर शीट पे लिख के देखो। उसके बाद जैसे मैं सॉल्व करवा रही हूँ, फिर देखो कि मैंने कैसे सॉल्व किया और आपने कैसे सॉल्व किया, और क्या डिफरेंस रहा और क्यों रहा। और अगर जहां पे भी आपको जो भी डाउट लगे, तो हमेशा कमेंट सेक्शन तो आपके लिए खुला ही है, वहां पे आप कमेंट डाल लो, डाउट लिखो, एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस।
लॉन्ग क्वेश्चन, 6 मार्क क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी एग्जाम में, आपको लेक्चर भी अच्छे से याद हो जाएगा और पेपर अटेम्प्ट करने का अलग ही एक लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। तो चलिए अब हम करते हैं डिस्कस बोनस टिप को। मुझे पता है कि आप इसी टिप का बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, तो अब हम इस टिप को देखते हैं। ये टिप तो आपका पढ़ने का तरीका ही बहुत ही इजी और सिंप्लीफाई कर देगा, और आप किसी भी चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में अच्छे से रिवाइज कर पाओगे और सारी हेडिंग्स को एक जगह दिमाग में स्टोर कर सकते हो और इजीली एग्जाम में जाके लिख सकते हो। तो क्या बोनस टिप है? मेक अ चीट शीट फॉर एवरी चैप्टर। हर चैप्टर के लिए ना, साथ जैसे एक चैप्टर पढ़ा, साथ ही उसकी चीट शीट प्रिपेयर करो। अब ये चीट शीट क्या होती है? एक पेज की समरी। अब उसमें क्या लिखेंगे? एक पेज में कैसे लिखेंगे? मान लो जो पहला चैप्टर हमने कवर किया, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें तो इतने ज्यादा टॉपिक्स हैं, उसकी चीट शीट कैसे बनेगी? उसको 1-2 पेज में कैसे लिखेंगे? तो कम से कम कोशिश करो 1 पेज, नहीं तो 2 पेज, इतनी सी ही समरी होनी चाहिए। तो उसमें सारा नहीं लिखना, मेन मेन डेफिनेशंस लिखो, कीवर्ड्स लिख दो साथ में उनके, जितनी भी हेडिंग्स की हैं वो लिख दो, कोई फ्लो चार्ट बना दो। जैसे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने किए, तो वो नहीं है कि एक एक पॉइंट लिखना शुरू किया डिटेल में, नहीं, एक साइड पे फ्लो चार्ट बना के सामने उनके 2-2 3-3 फंक्शंस के कीवर्ड लिख दिए कि वो फ्लो चार्ट पढ़ा, और साथ में वो फंक्शंस के कीवर्ड देखे, सिर्फ एक एक वर्ड, और आपके दिमाग में सारा का सारा वो टॉपिक अच्छे से आ गया, रिवाइज भी हो गया, और उसको जाके आप एग्जाम्स में एक्सप्लेन भी कर सकते हो, और इसे आप एग्जाम्स से पहले भी रिवाइज कर सकते हो, और इसको आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी यूज कर सकते हो। तो ये थी आपके लिए एक बोनस टिप फ्रॉम माय साइड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको लगता है ना कि चीट शीट बनाना तो एक स्किल है, इससे आप बेटर स्कोर कर पाओगे, अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे, और आप डिटेल में जानना चाहते हो कि चैप्टर वाइज स्मार्ट चीट शीट कैसे बनाते हैं, तो कमेंट करो, यस आई वांट अ चीट शीट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि वो भी एग्जाम्स में हाई स्कोर कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्कोरिंग हाई। और हाँ, जाते जाते चैनल कॉमर्स विद नव को सब्सक्राइब करते जाना।